दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पर जब हम केवीएस के एग्ज़ाम को लेकर के बात करें तो केवीएस पीआरटी 2023 में आपसे हिंदी बुक की समरी सीधे सीधे पूछी जा रही है। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो अभी तक 1, 2, 4 एंड 5 इन क्लासेस की कंप्लीट समरी 4 वीडियो में हम बात कर चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, चारों वीडियो आपको मिल जाएंगे, या फिर केवीएस 2022 नाम की प्लेलिस्ट को भी देखेंगे तो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। महेश एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जहाँ पर फ्री में 55 लगभग केवीएस के आपके पीआरटी के मॉक टेस्ट सीरीज़ आप कर सकते हो फ्री में। यहाँ पर महेश एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करना बिल्कुल से ना भूलिएगा। आगे यूपी टेट, सुपर टेट सभी की तैयारियाँ वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। यहाँ पर क्लास 3 की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा सभी कुछ यहाँ पर हिंदी पुस्तक का सारांश हम लेकर के बात करने वाले हैं। 14 चैप्टर्स हमारे सामने हैं जो आप स्क्रीन पर बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। इन्हीं 14 चैप्टर को लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे। फ्री पीडीएफ फाइल्स भी टेलीग्राम चैनल महेश एकेडमी पर प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो उससे भी ज़रूर जुड़े रहें। यहाँ पर कक्कू है, शेखबाज मक्खी, तो यहाँ पर चैप्टर्स को पढ़ने में हम अपना समय बिल्कुल से व्यतीत नहीं करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 3 हिंदी चैप्टर 1 कक्कू। कौन है कक्कू? जब हम कक्कू के बारे में बात करते हैं तो कक्कू क्या है? एक कोयल है। सबसे पहले ही आप देख पा रहे होंगे एक पोयम और उसमें कक्कू एक कोयल है। कहते हैं इसकी आदत दिन भर रोने की है, इसलिए इसे सक्कू कहकर चढ़ाते हैं। आगे है यहाँ पर कोयल की बोली जो है वो मीठी होती है, लेकिन इसके साथ जरा सा ठिठोली करो तो वह भड़क जाता है, इसीलिए कभी कभी हम इसे भक्कू भी कहते हैं। आगे है कि यह जो कक्कू है वह बात बात में चिढ़ जाता है और सदा मुंह फुलाए रहता है। इसको गाना बिल्कुल से नहीं आता और लड़ने के लिए तैयार रहता है, इसीलिए इसका नाम झक्कू भी है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपके चैप्टर को लेकर के, जो पहला चैप्टर था और इसमें कुछ इस तरीके से सवाल है कि कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, तो यहाँ पर कक्कू झगड़ालू है, तुनक मिजाजी है, कोयल जैसा गाना भी नहीं आता है इसे, इसीलिए हम इसे कोयल जैसा नहीं कहते हैं। तो ये हो गया सारांश पहले चैप्टर का। दूसरे चैप्टर की अगर हम बात करें, यह है कक्षा 3 रिमझिम पुस्तक आपकी। और जब हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं तो शेखीबाज मक्खी, कहते हैं कि एक कहानी शेखीबाज मक्खी की है। मक्खी सोते हुए शेर के कान पर भिनभिनाने लगती है। शेर को गुस्सा आता है और पंजा मारता है, तब तक मक्खी जो है वो उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से आकर भिनभिनाने लगती है। शेर ने गुस्से में कहा, अरे मक्खी दूर हट जाओ नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। दोनों में बहस होने लगती है और मक्खी शेर को लड़ने के लिए चैलेंज कर देती है और आकर उसके कान पर बैठ जाती है। शेर अपने कान पर पंजा मारता है तो मक्खी उड़ जाती है, लेकिन शेर के कान में नाखून लगने के कारण उससे खून निकल आता है। अगली बार मक्खी नाक पर बैठती है। शेर की नाक जो है वो जख्मी हो जाती है। इस तरह मक्खी शेर के शरीर के अलग अलग जगह पर बैठती है और इससे शेर जो है वो घायल होता चला गया। अंत में उसने मक्खी से कहा, मक्खी बहन मुझे माफ़ कर दो, तुम जीती और मैं हारा। यहाँ पर आगे है कि मक्खी को अपने पर घमंड हो गया। वह आगे उड़ चली। उसे रास्ते में हाथी मिला तो उसने हाथी से कहा, मुझे प्रणाम करो, मैंने शेर को हराया है। हाथी ने भी सोचा कौन इस पागल मक्खी के साथ उलझे। उसने सूंड उठाकर जो है वो चलते बना। मक्खी को घमंड हो गया। अब घमंड और बढ़ गया। लोमड़ी मिली। मक्खी ने उसे भी प्रणाम करने को कहा। लोमड़ी हाथी को देख चुकी थी, इसलिए उसने भी प्रणाम किया। अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उधर जो मकड़ी रहती है वो आपको बहुत गालियाँ दे रही थी। आगे यहाँ पर है मक्खी गुस्से में आग बबूला हो गई और कहा कि मैं अभी मकड़ी को ख़त्म कर देती हूँ, और उसकी तरफ झपटी। मक्खी जो है वो मकड़ी की जाल में उलझ गई। जितना वह छूटने की कोशिश करती उतना ही वह उलझती गई। यह देख लोमड़ी जो है वो मुस्कुराते हुए निकल ली। तो यहाँ पर ये पूरा सारांश था जो आपका दूसरा चैप्टर है उसका। तीसरे चैप्टर की बात करें तो चांद वाली अम्मा, इसकी कहानी को लेकर के हम बात करें तो एक बूढ़ी अम्मा की है ये कहानी। यहाँ पर बूढ़ी अम्मा अकेले रहती थी। घर का सारा काम अकेले करना पड़ता था। आंगन में झाड़ू लगाने को लेकर के बात करें, कहते हैं कि बाकी सब तो ठीक था। जब वो आंगन में झाड़ू लगाती थी तो आसमान उसके पीठ से टकराता था। ध्यान दीजिएगा, जब वह घूर कर पीछे देखती थी तो वह दूर हट जाता था। जैसे ही अम्मा झुकती वह फिर से आकर पीठ से टकराता था। चूँकि बच्चों को हम इस तरीके की कहानियाँ पढ़ाते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्हें लगता है और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर मुस्कान, हंसी ठिठोली जो है वो बनी रहती है। बूढ़ी अम्मा इससे बहुत परेशान थीं। एक दिन उसकी पनघट पर किसी से लड़ाई हो गई जिससे वह बहुत गुस्से में थी। आगे है यहाँ पे, वह झाड़ू उठाकर आंगन में आ गई। जैसे ही झुकी आसमान ने फिर से
छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा न ताओ उठाकर झाड़ू मार दी। आसमान झट से हट गया। कुछ देर ऐसा ही चलता रहा। आसमान को शरारत सूझी, उसने अम्मा की झाड़ू पकड़ ली। अब एक तरफ अम्मा ने और दूसरी तरफ आसमान ने झाड़ू को पकड़ रखा था। आगे यहाँ पर अम्मा ने आसमान से कहा कि मेरे पास एक ही झाड़ू है, इसीलिए छोड़ दे, पर आसमान ने अम्मा की बात नहीं मानी। थोड़ी देर रस्साकसी जो है वो चलती रही। अम्मा झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। अम्मा जोर से चिल्लाई, मुझे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अब नहीं छोड़ूंगा, वहीं ऊपर झाड़ू लगाना। अम्मा ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी, इसलिए झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। तभी अम्मा को चांद दिखा। अम्मा ने तुरंत चांद पर पैर रख दिया। आसमान ने अम्मा को चांद पर छोड़ दिया। अम्मा इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े आज भी चांद पर बैठी है। आप समझ रहे हो, आज भी बैठी है। यहाँ पर आगे चलते हैं। आपका जब चैप्टर 3 की बात करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस यानी एनसीईआरटी समाधान कक्षा 3 रिमझिम पुस्तक, जो हमारा अध्याय 4 है, मन करता है। कहते हैं बच्चे की कल्पना पर आधारित है। इस कविता में बच्चा क्या क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है, सब कुछ वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। बच्चा सूरज बनकर पूरे आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। चांद बनकर सभी तारों पर अपनी अकड़ जमाना चाहता है। उसके मन में यह भी विचार आता है कि अगर घर में सभी पर धौंस जमानी है तो मुझे बाबा बनना चाहिए। कभी कभी मन में विचार आता है कि मैं पापा बन जाऊं, जिससे कि मूछें बढ़ा सकूं। कभी तितली बनकर दूर उड़ने का मन करता है। अगर मीठा गाना है तो मैं कोयल बनना चाहता हूँ। मन में यह भी विचार आता है कि पक्षी बनकर खूब शोर मचाऊं। और कभी मन करता है कि चरखी लेकर खूब पतंग उड़ाऊं। अगला चैप्टर है चैप्टर 5, बहादुर बित्तो। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो किसान की एक बहादुर बीवी की है, उसका नाम बित्तो था। एक दिन किसान अपनी बीवी से बोला कि सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर आया और बोला, किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। किसान की बीवी बित्तो ने पूछा कि तूने उससे क्या जवाब दिया। किसान बोला कि मैंने शेर से कहा कि तू यहीं रुक, मैं अपने घर से गाय लेकर के आता हूँ। बित्तू ने किसान को खूब फटकारा कि घर की गाय शेर को खिला देगा तो बच्चे घी दूध कहाँ से खाएंगे। बित्तू को एक तरकीब सूझी। उसने अपने पति से कहा कि तुम खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बीबी तुम्हारे लिए घोड़ा लेकर आ रही है। बित्तू हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार होकर खेत की ओर चल दी। खेत में पहुंचकर जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तो कह रहा था कि तूने 4 शेर फांस रखे हैं, यहाँ तो एक ही है। वह दराती लेकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, कोई बात नहीं, आज एक ही शेर से नाश्ता करके काम चला लेंगे। शेर ने यह सुना तो डर के मारे भाग खड़ा हुआ। आगे है आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 3 की बात करें, बुक अध्याय 6 है, हमसे सब कहते। भावार्थ क्या है इसका सारांश क्या है। जब हम बात करते हैं तो इस कविता में बच्चे शिकायत करते हैं कि हर कोई हमसे कहते हैं कि यह मत करो, वह मत करो। दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी मनमर्जी से सारे कार्य करते हैं। आगे हैं, सूरज से कोई नहीं कहता कि अपनी धूप यहाँ पर मत फैलाओ। चांद से भी कोई नहीं कहता कि चांदनी यहाँ से उठा के ले जाओ। हवा बिना पूछे घर के अंदर घुस आती है, लेकिन उससे कोई शिकायत नहीं करता। इसी तरीके से बादल से भी कोई नहीं कहता कि यहाँ पर पानी मत बरसाना। जब सभी को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है तो हमसे ही क्यों कहते हो कि यहाँ मत आओ, वहाँ मत जाओ। अम्मा कहती हैं कि अपने खिलौने पूरे घर में मत फैलाओ, और पापा कहते हैं कि बाहर खेलो, घर के अंदर मत आओ। सभी लोग केवल हमें ही डांटते रहते हैं। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 7, टिपटिपवा। टिपटिपवा के बारे में बात करते हैं। टिपटिपवा जो है शब्द, ये बुढ़िया बरसात में झोपड़ी से टपकने वाले पानी के लिए इस्तेमाल करती है। टिप टिप बरसा पानी, गाना भी सुने होंगे आप। कहानी में बुढ़िया का एक छोटा नाती होता है जो अपनी दादी से सोते समय कहानी सुनने का आदी था। जब एक दिन भारी बारिश हो रही थी तो बच्चे ने फिर कहानी सुनाने की जिद की और दादी से कहा, तो दादी ने कहा कि अरे बचवा, कहानी सुनाए, ये टिपटिपवा से जान बचे तब ना। बच्चे के मन में कौतूहल जागा और दादी से पूछने लगा कि ये टिपटिपवा क्या शेर और बाघ से भी बड़ा होता है। दादी बोली, इसके सामने कोई कुछ भी नहीं। बरसात की वजह से झोपड़ी के पीछे एक बाघ जो है वो दुबका हुआ था। उसने बुढ़िया की बात सुनी और सोचा कि ये टिपटिपवा कौन सी नई बला आ गई है जो बाघ और शेर से भी ज़्यादा ताकतवर है। बाघ डर के मारे वहाँ से
भाग गया। आगे है, उसी गांव में एक धोबी भी रहता था जिसका गधा वो सुबह से ही गायब था। धोबी की पत्नी ने सलाह दी कि पंडित जी से पूछो गधा किधर गया है। धोबी पंडित जी के पास पहुंचा तो पंडित जी जो है कि घर में पानी भरा हुआ था, पानी से परेशान था। उसने धोबी को डांट कर भगा दिया। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास में धोबी गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ भी टिपटिपवा के डर से यहीं दुबक कर छिपा हुआ था। आगे कहते हैं, यहाँ पर नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक कहानी भी है, बच्चों को बंदर और बिल्लियों, माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पर ये चीज़, इसका सारांश जो था वो इतना ही यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले चैप्टर की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं, चैप्टर 8 बंदर बांट। और इस कहानी ये नाटक है आपका, तो यहाँ पर नाटक के रूप में इसको पेश किया गया है। कहानी को बच्चों को बंदर और बिल्लियों के किरदार निभाने हैं। जैसा कि हम आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुके हैं कि जब आप पीआरटी का रिटन एग्ज़ाम निकाल लेंगे तो डेमो और इंटरव्यू है आपका। 60 मार्क्स की बात करें, 30 मार्क्स में आपको जो है बोर्ड पर आकर के पढ़ाना है। तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, पहले भी कहीं ना कहीं ये डेमो वाला चीज़ होता था। जैसे हम बात करें तो जब मैंने इंटरव्यू दिया पीआरटी का 2 बार दिया ऐसे में, तो जब मैं गया तो वहाँ पर डेमो तब भी था, तभी आपको बोर्ड पर आकर के पढ़ाना था। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, पढ़ाना अब भी होगा। आपको इन्हीं पोएम्स में से 1 to 5 हिंदी और इंग्लिश की 2 कविताएं आपको याद करनी होंगी, जो आपको याद करके जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कुछ कविताएं या जो भी हैं आप उनको सुनाइए, हिंदी वाली भी और इंग्लिश वाली भी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये सब आगे के लिए है आपके, ठीक है। आगे हम आपको बताते रहेंगे, बस हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ने के लिए आप अपना नाम लिखकर हमें भेज सकते हैं। 8081743734 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। व्हाट्सएप पर अपना नाम ज़रूर लिख के भेजिएगा, या जिसकी भी आप तैयारी करते हो। यहाँ पर आगे बात करते हैं, इसमें 7 से 8 वर्ष का लड़का जो है वो बंदर का अभिनय करता है। 5 से 6 साल की 2 लड़कियां जो है, 2 लड़कियां वो बिल्लियों का अभिनय करती हैं। अब आपसे सवाल में कैसे पूछा जाएगा कि इस चैप्टर का नाम लेगा और बोलेगा कि जो लड़का है वो बंदर का अभिनय कर रहा है, कितने साल का है, कितने साल से कितने साल। लड़कियां कितनी हैं जो बिल्लियों का अभिनय कर रही हैं, ठीक है। बिल्लियों में एक सफ़ेद रंग की है जबकि दूसरी जो है वो काले रंग की है। नाटक में दोनों बिल्लियाँ जो है वो भूखी होती हैं, दोनों को खाने की खोज में निकलती हैं। एक जगह उन्हें रोटी मिलती है जिसको लेकर के दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। उसी समय वहाँ पर बंदर प्रवेश करता है। बंदर दोनों को झगड़ते हुए देखता है और कहता है, क्या बात है, क्यों दोनों झगड़ा कर रही हो। दोनों से रोटी छीन कर कहता है कि इसका फैसला मैं करूँगा। आपने ये पढ़ा होगा बहुत छोटे से, उसमें जो है, ठीक है, छोटी ही क्लास है ये, क्लास 3rd का मैं बता रहा हूँ, तो आपने भी इसे ज़रूर पढ़ा होगा कि थोड़ा इधर बढ़ रखता है तराजू में, थोड़ा उधर रखता है और लास्ट में सब चट कर जाता है। आप समझ रहे हो, बिल्कुल। नाटक के दूसरे दृश्य में जो है दोनों बिल्लियों को अपने साथ कचहरी में लेकर के आता है। स्वयं जज बन जाता है, दोनों बिल्लियों की बारी बारी से सुनकर कहता है कि रोटी दोनों में बराबर बांटी जाएगी। बंदर ने मेज़ के नीचे से तराजू निकाला और रोटी को 2 हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है। कहता है, तराजू पर एक पलड़ा नीचे और एक पलड़ा ऊपर हो जाता है। बंदर भारी पलड़े में कुछ हिस्सा निकालता है और खा जाता है। फिर दूसरी तरफ का पलड़ा भारी हो जाता है और फिर से उसके टुकड़े निकाल कर वो क्या कर लेता है, खा लेता है। इस तरह से बंदर जो है वो सारी रोटी चट कर जाता है और बिल्लियाँ हाथ मलती रह जाती हैं। आखिर में बिल्लियों के मुख से यही निकला कि आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी। अब पछताने से क्या होता है, बंदर हड़पा रोटी। बात समझ रहे हैं, आपस में बिल्कुल से नहीं झगड़ना चाहिए, है ना। बिल्कुल वही चीज़ है, घर की फूट लंका की लूट वाली चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपको लेकर के। चैप्टर 9 में है, कब आऊँ। सारांश की बात करें अगर इस कहानी का आशय, जो दूसरों को फंसाने की कोशिश करता है वह स्वयं फंस जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वालों के कपड़ों की रंगाई करने लगा। अवंती का काम अच्छा था, इसलिए दुकान जो है वो अच्छी चलने लगी। लोग भी उसके काम की प्रशंसा करते थे। आगे कहते हैं, अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ जी को ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सेठ जी ने अवंती की दुकान पर पहुंचा और उसे कपड़ा देते हुए बोला कि इसे रंग देना। अवंती ने कहा कि सेठ जी, कौन सा रंग रंगना है। तो सेठ जी ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद नहीं है। मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला, बैगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। इन्होंने बोला आगे उसमें। अवंती समझ गया कि सेठ जी उसे फंसाना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है, और कपड़ा जो है अलमारी में ठूस कर ताला जड़ दिया। सेठ जी ने कहा, इसे कब लेने आऊँ। तब सेठ से बोला कि आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि चाल उल्टी पड़ चुकी है, वहाँ से खिसक लिया और दोबारा अवंती की दुकान पर कभी नहीं आया। अगला चैप्टर आपका क्यों जी मल, और यहाँ पर कैसे कसैलिया करके लिखा हुआ है। जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं
तो कहते हैं कहानी में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो हर बात में क्यों और कैसे सवाल करते रहते हैं। आपने इसीलिए देखिए क्यों झिमोल और कैसेलिया करके लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं कि इस तरह के दो दोस्त एक साथ गुरुजी से रास्ते में टकरा गए। दोनों ने गुरुजी को नमस्ते किया और सवाल पूछने शुरू कर दिए। गुरुजी बाजार जा रहे थे तो एक ने पूछा, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। गुरुजी बाजार गेहूं पिसवाने जा रहे थे। फिर शुरू हो गए, गेहूं क्यों पिसवा रहे हो, कैसे पिसोगे, आटे का क्या करोगे, रोटी कैसे बनेगी। दोनों देर तक गुरुजी से उल्टे सीधे सवाल पूछते रहे। गुरुजी उत्तर देते रहे। जब गुरुजी ने देखा कि इनका प्रश्न खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तब गुरुजी ने कहा, तुम्हारे क्यों और कैसे के चक्कर में चक्की बंद हो जाएगी। फिर दोनों क्यों और कैसे शुरू हो गए, लेकिन गुरुजी तब तक साइकिल पर निकलकर फुर्र हो चुके थे। तो ये था चैप्टर का सारांश आपका। अगला चैप्टर आपका 11 है, मीरा बहन और बाघ। ये कहानी जो है मीरा बहन पर आधारित है। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों से प्रभावित थी, इसीलिए वह अपने माता पिता को छोड़ करके भारत आ गई। भारत में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी गांव गेवली, जो उत्तराखंड में है, वो गोपाल आश्रम की इन्होंने स्थापना की। आगे कहते हैं, मीरा बहन का अधिकांश समय पालतू जानवरों की देखभाल में जो है व्यतीत होता था। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था, क्योंकि जंगल कटने से बाघ शिकार की तलाश में अक्सर गांव में आ जाते थे। एक दिन बाघ जो है गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। लोगों में दहशत फैल गई कि कहीं बाघ दोबारा आकर के गाँव में किसी जानवर या इंसान पर हमला न कर दे। गाँव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए पिंजड़ा लगाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी को बांध दिया, जिससे कि बकरी की आवाज़ सुनकर बाघ पिंजड़े में घुसे और फंस जाए। आगे है, कहते हैं यहाँ पर पिंजड़ा जो है वो मीरा बहन के आश्रम से ज़्यादा दूर जो है वो नहीं था। सुबह जब पिंजड़े का दरवाज़ा बंद देखा तो सोचा बाघ पिंजड़े में कैद होगा, लेकिन पिंजड़ा जो है वो खाली था। लोग आश्चर्यचकित थे कि बाघ पिंजड़े में गए बिना दरवाज़ा जो है वो बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के आश्रम में गए, शायद उनको मालूम हो कि रात को क्या हुआ था। पूछने पर मीरा बहन ने बताया कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी कि हम बाघ को धोखे से क्यों फंसाएं, इसीलिए मीरा बहन ने पिंजड़े का दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया था। तो ये था जो है सारांश। जब हम बात करते हैं 12 चैप्टर है, जब मुझे सांप ने काटा। कहानी छोटे शरारती बच्चे की है। जो एक दिन बच्चा जो है वो घर के बाहर खेल रहा था, धीरे से रेंगते हुए एक छोटा सांप दिखाई दिया। बच्चे को देखते ही सांप भागा और पास में पड़े नारियल के खोल में छिप गया। चूँकि बच्चा शरारती था, उसने पत्थर से खोल का मुंह बंद कर दिया और उठाकर घर ले आया। आगे क्या कहते हैं आपसे, बच्चा जो है वो नानी से कहने लगा, देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी उसकी बात सुनकर चिल्लाने लगी और खोल उसके हाथ से छीन करके ज़मीन पर फेंक दिया। खोल का मुंह खुल गया और सांप निकलकर झाड़ियों में गायब हो गया। नाना ने बच्चे को डांटते हुए बोला, खबरदार कभी सांप के पास मत जाना। उसी दिन शाम को बच्चा एक बर्र को पकड़ने की कोशिश करता है। आप समझ रहे हो ना, बर्रैया, वही जिसको बोलते हैं एक तरीके से, है ना, हाड़ा डांसा जो भी आप कह लो ऐसे में अवधी भाषा में। बर्र उसकी उंगली में जो है काट लेता है। बच्चा जो है वो दर्द से कराह उठता है। उसकी उंगली सूज गई थी और जहाँ से काटा था वहाँ पर जो है वो नीला पड़ गया था। नाना नानी ने सोचा कि इसको सांप ने काट लिया है। नाना उसे गोद में उठा करके एक बूढ़े आदमी के पास ले गए, जो सांप के काटे मंत्र को जानता था। आप जानते हो ये बूढ़ा आदमी कौन था? चलिए आगे यहाँ पर है, बूढ़े आदमी के बच्चे को चुपचाप बैठने को कहा और नाना ने उसे कस के पकड़ रखा था। बच्चा बोलना चाह रहा था कि सांप ने नहीं, बर्र ने काटा है, लेकिन बोलने से पहले ही उसे डांट कर चुप करा दिया जाता था। ये भगत हैं, जो सांप वाला है भगत हैं, है नहीं, मुंशी प्रेमचंद्र जी के मंत्र पाठ वाले। तो यहीं पर आपका जो है ये चैप्टर का सारांश जो है वो ख़त्म होता है। 13th चैप्टर जो है वो है मिर्च का मज़ा। इस कविता में कवि ने काबुली वाले, जो भाषा की विविधता के कारण मुसीबत में फंस जाता है, उसके बारे में वर्णन किया है। काबुली वाले ने जब लाल मिर्च देखी तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा यह कोई मौसमी फल है, ज़रूर मीठा होगा। उसने टूटी फूटी भाषा में पूछा कि इसे खाते हैं? बेचने वाली बुढ़िया ने कहा, हाँ इसे तो सब खाते हैं। उस बेचारे काबुली वाले ने चवन्नी देकर एक सेर लाल मिर्च को छीमी समझकर खरीद लिया। आगे क्या कहते हैं आपसे, वह खुश था कि चवन्नी में इतनी सारी छीमी आ गई और सोचता कि नदी किनारे बैठकर आराम से खाऊंगा। यहाँ पर नदी किनारे बैठकर वह मिर्च को चबाने लगा। मिर्च खाने से उसकी जीभ जलने लगी, आंखों से पानी जो है वो बहने लगा। काबुली वाले ने सोचा कि इस पर पैसे खर्च कर रखे हैं, इसलिए अब तो खाना ही पड़ेगा। रोते रिसियाते
आंखों से आंसू पोंछते हुए लगातार लाल मिर्चों को खाया जा रहा था। तभी उधर से एक सिपाही गुजरा। सिपाही उससे कहता है कि अरे बेवकूफ़, क्यों जान देने पर तुला है, ये क्या खा रहा है? काबुली वाला बोला, मैंने इस पर पैसे खर्च किए हैं, इसलिए अब इसे खाने से पीछे नहीं हट सकता। आगे 14th चैप्टर की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 3 रिमझिम पुस्तक, और यहाँ पर है सबसे अच्छा पेड़। कहते हैं कहानी 3 भाइयों की है जो अपने रहने के लिए 3 अलग अलग पेड़ों के नीचे झोपड़ी बना लेते हैं। एक दिन तीनों भाई नए घर की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक आम का पेड़ आया तो तीनों उसकी छाया में बैठ करके आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़कर तीनों ने अपनी भूख शांत की। बड़े भाई ने सोचा कि इससे अच्छी जगह कौन सी होगी और वहीं झोपड़ी बनाकर रहने का निश्चय कर लिया। बाकी के 2 भाई आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें कुछ केले के पेड़ मिले। तभी बारिश होने लगी तो दोनों भाइयों ने केले के पत्ते तोड़ करके बारिश से बचाव किया। बाद में भूख लगने पर केला खा करके पेट भरा। दूसरे भाई को केले का पेड़ पसंद आ गया और वहाँ पर वो झोपड़ी बनाकर रहने लगा। तीसरा भाई आगे चल पड़ा। नारियल का पेड़ मिला उसे। उसकी छाया तो नहीं थी, फिर भी वह उसके नीचे बैठ गया। उसे प्यास लगी थी, सोचा कहीं पानी मिल जाता। तभी एक नारियल उसके सामने गिरा और उसके पानी से उसने अपनी प्यास बुझाई। तीसरे को नारियल का पेड़ पसंद आया और उसने अपना घर नारियल के पेड़ को बना लिया। तो दोस्तों ये थे आपके, जब हम क्लास 3 की एनसीईआरटी पुस्तक रिमझिम की बात करते हैं, 14वें चैप्टर के आपके समरी सारांश। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में आप शेयर ज़रूर कर दें। जितना टाइम का आपका पेपर है 28 तक, कम से कम वो सारे बच्चे तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचना चाहिए। नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऑल नोटिफिकेशन वाले टैब को आप ज़रूर सेलेक्ट करिएगा रेड बेल आइकन को प्रेस करने के बाद। बाकी टेलीग्राम चैनल महेश एकेडमी है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन महेश एकेडमी के नाम से ही है। फ्री मॉक टेस्ट वहाँ पर ज़रूर दें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।